सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, आरआरबी, सीडीएस, बीपीएससी तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बिहार पुलिस एवं बिहार दरोगा, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको एमसीक्यू कहते हैं, से संबंधित आज भी कुछ प्रश्न बनाएंगे। और ये प्रश्न मात्रक और मापन से संबंधित है और सभी जरूरतमंद छात्र के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर 22 का पहला प्रश्न। और ये पहला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण बच्चों जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी। ऐसे भी लिख सकता है जी का कैपिटल जी, स्मॉल जी, सॉरी, जी का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण को क्या कहते हैं? ये स्मॉल जी, जी का मान होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर ऐसा यूनिट में देखा जाए, ऐसा यूनिट में, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सीजीएस यूनिट में देखा जाए तो इसमें 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, यहां पर सेकेंड स्क्वायर है, अगर इसको हम यहां से ये हटाते हैं तो यहां पर माइनस साइन देंगे, ये हो गया। बात एक ही है। तो मतलब कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी ऑप्शन भी आपका सही है। सी ऑप्शन, अगर 1 मीटर में 3 फीट 3 इंच होता है तो 1 मीटर में 3 फीट 3 इंचेस, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 32 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 32 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर भी एफपीएस यूनिट में, ये भी सही है। तो ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण का मान एफपीएस यूनिट में, और ये हो गया सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट में, और ये हो गया एसआई यूनिट में, एमकेएस यूनिट में, ये इसका मान हो गया। तो बच्चों, ये एफपीएस यूनिट में हो गया, ये हो गया सीजीएस यूनिट में इसका मान, ये हो गया आपका 32 फीट एफपीएस यूनिट में, और ये मान जो हो गया वो एसआई यूनिट में हो गया। देखिए, एक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी सही है। 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी सही है। सी ऑप्शन है 32 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही है। तो डी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। गुरुत्वीय त्वरण को अगर जी लिख दे तो भी ये बात लागू होता है। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न है आवर्तकाल। आवर्तकाल को एल बाई आर इंडक्टेंस पढ़ना होगा। मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेट में पढ़िएगा, एसी सर्किट में पढ़िएगा। एल बाई आर इंडक्टेंस बाई रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस बाई प्रतिरोध, रेसिस्टेंस और संधारित्र कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का स्क्वायर रूट की बीमा होती है। मतलब इसका बीमा क्या होगा, इसका बीमा क्या होगा, इसका बीमा, आवर्तकाल का बीमा क्या होगा। तो बच्चों, ये सभी जो हैं, आवर्तकाल मतलब समझ रहे हैं कि काल जहां पर लग गया वो समय हो जाता है। तो आवर्तकाल का बीमा क्या हो जाएगा? समय। यहां पर देखिए समय किसमें है? समय। तो इन सभी में ऑप्शन चूंकि आपके पास एक ही दिया हुआ है, यहां पर ये ए में एक ही ऑप्शन है LT-1, तो ये नहीं होगा चूंकि आवर्तकाल समय है। बी में टी दिया है तो टी समय है, तो टी आवर्तकाल के लिए समय है। सी में एल है, एल लंबाई है, और LT-2 ये त्वरण का बीमा है। LT-2 ये त्वरण का बीमा है, त्वरण किसी रूप। तो यहाँ आवर्तकाल समय है, एल बाई आर भी आपका समय है, आर गुना सी भी समय है, अंडर रूट LC भी समय है। तो इसकी बीमा किसकी बीमा होगी? समय की बीमा होगी, इसलिए बी ऑप्शन आपके सही होंगे। थर्ड क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। अब इसको देखिए, उलट दिया गया, आर को ऊपर कर दिया गया, एल को नीचे कर दिया गया। आर बाई एल 1 बाई आर सी 1 बाई अंडर रूट LC कोणीय चाल, कोणीय वेग, आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति की बीमा है। इन सब की बीमा है, सबको एक साथ कर लिया गया है। तो देखिए, ये उल्टा हो गया, आर बाई एल। तो एल बाई आर क्या था? एल बाई आर होता था समय। एल बाई आर किसकी बीमा होती थी? समय की बीमा होती थी।
अगर ये R बाई एल हो जाए, ऊपर R चला जाता है और नीचे L चला जाता है, तो ये बीमा 1 बटा समय, 1 बटा टाइम हो जाएगा, 1 बटा समय, तो ये हो जाएगा कितना, T इनवर्स, इसका उल्टा। ओके, मतलब ये आवृत्ति की भी बीमा है, समय इनवर्स आवृत्ति की भी बीमा है, तो इन सभी की बीमा क्या हो जाएगी, बीमा होगी T इनवर्स ए ऑप्शन सही होगा। अब फोर्थ प्रश्न है, शुद्ध जल का घनत्व होता है, प्योर वाटर का डेंसिटी होता है, तो बच्चों यहां ऑप्शन में दिया गया है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, बी ऑप्शन दिया गया है 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, उपरोक्त कोई नहीं। तो बच्चों शुद्ध जल का घनत्व अगर सीजीएस यूनिट में देखा जाए तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। एसआई यूनिट में 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा, इसलिए एसआई में आपका ये सही है और ये सीजीएस में इसका यूनिट ये सही है। मतलब यहां घनत्व की चर्चा कर रहा है, जल का घनत्व होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम, 1 मीटर क्यूब में 1 किलोग्राम। तो जल का घनत्व होता है प्रति मीटर क्यूब, तो बच्चों ये ए सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। अब अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, ए 10 के पावर -4 सेंटीमीटर, बी 10 के पावर -5 सेंटीमीटर, सी 10 के पावर -3 सेंटीमीटर, डी हो गया आपका 10 के पावर -2 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां पर देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर, तो कितना सेंटीमीटर में हो जाएगा, 10 टू दी पावर -6 प्लस गुना 100, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू दी पावर 2 से, तो -6 और +2 कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -4, तो 1 माइक्रोन हो जाएगा 10 टू दी पावर -4 सेंटीमीटर और ये सही होगा। अगला प्रश्न है, 6th प्रश्न है बच्चों, हमने पहले, लेकिन इसके पहले हम बता दें बच्चों, शुद्ध जल का घनत्व होता है, तो 1 किलोग्राम नॉट 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, मतलब 1 मीटर क्यूब में जल 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और 1000 ग्राम प्रति मीटर क्यूब को आप कैसे लिख सकते हैं, 1000 ग्राम मतलब 10 टू दी पावर 3, या आप कर सकते हैं 10 टू दी पावर 3। यहां पर देखिए शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, और 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है, और सी डी कह रहा है, डी ऑप्शन उपरोक्त कोई नहीं, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा सही, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में जल 1000 किलोग्राम होता है, इसलिए यहां पर 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये भी सही है, और बी 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ये भी सही है, इसलिए सी क्या कह रहा है, ए और बी दोनों सही है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है बच्चों 10 टू दी पावर -3 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर, 10 टू दी पावर -5, 10 टू दी पावर -4, तो यहां ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही होगा। ये मिटा दे रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कि ए ऑप्शन इसमें सही होगा। चूंकि हमने 1 माइक्रोन बराबर 10 टू दी पावर -6 मीटर और 10 टू दी पावर -6 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इतना सेंटीमीटर, 10 टू दी पावर -6 और +2 कितना हो गया, 10 टू दी पावर -4 सेंटीमीटर। सो कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ए ऑप्शन सही है। अब बच्चों हम चलेंगे छठे प्रश्न की तरफ। अब हमारा छठा प्रश्न एमसीक्यू का, तो मात्रक और बीमा से अब छठा प्रश्न है बच्चों, यदि किसी भौतिक राशि, ये फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि को
यदि किसी भौतिक राशि की बीमा इस प्रकार है, m के पावर में a दिया गया है आपको, l के पावर में b दिया गया है और t के पावर में c दिया गया है। मतलब इस तरह से है, m के पावर में a, l के पावर में b और t के पावर में c, इस तरह से दिया गया है। तो ये भौतिक राशि होगी वेग। तो वेग का क्या बीमा होता है? वेग का बीमा होता है, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। जानते हैं आप सब, विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो विस्थापन बटा समय, विस्थापन का बीमा L, समय का बीमा T। तो क्या हो जाएगा? वेग का बीमा L T -1। यहां पर जो m है वो m नहीं है, तो यहां पर आप m लिख सकते हैं, m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1। तो बच्चों यहां पर दे रहा है कि ये जो भौतिक राशि है, m के पावर में a, l के पावर में b और t के पावर में c। यहां पर ये b है, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, b। m के पावर में a, l के पावर में b और t के पावर में c। तो a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -1। तो यहां पर किस तरह से है? m के पावर में a, l के पावर में b और t के पावर में c। तो a बराबर, यहां a बराबर कितना दिखाई दे रहा है? 0। a बराबर यहां पर देखिए, चूंकि वेग में m होता ही नहीं है, तो m के जगह पर 0, b के जगह पर क्या कर रहा है? 0। तो b के पावर में यहां क्या है? 1 है और c के पावर में -1। तो केवल ये क्वांटिटी सही है, लेकिन ये जो है, ये ऑप्शन ए गलत हो जा रहा है। ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत हो गया। चूंकि ये जो है, यहां पर क्या देख रहे हैं? वेग बराबर होता है वेग की विमा, वेग की विमा। वेग की विमा क्या हो जाती है? m0 l0 lt -1, ये होता है वेग का विमा। और a के जगह पर होना चाहिए 0। अगर यहां 0 होता, b के जगह पर क्या है? 1। यहां देखिए, b के जगह पर 1 होता और c के जगह पर -1 होता, तो ये सही होता, लेकिन ये सही नहीं है। तो मतलब ये वेग की बीमा नहीं हो सकती है यदि a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -1। दूसरा कह रहा है कि m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c जो है वो त्वरण होगा यदि a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर -2। तो त्वरण की बीमा होती है l t -2। यहां भी द्रव्यमान नहीं है, m 0 है। और किस इक्वेशन से तुलना करना है? इससे, m a l b t c। तो a के जगह पर क्या दे रहा है? यहां पर a के जगह पर 1, तो यहां पर a के जगह पर क्या है आपको? a के जगह पर 0 है। वास्तविक त्वरण की बीमा में m के पावर 0 है, m नहीं होता है। यहां 1 दिया है, तो इक्वेशन इसी तरह से गलत हो गया। b के पावर क्या है? b के पावर यहां पर 1 है, जो कि सही है। c के पावर क्या है? c के पावर -2 है, जो है सही है। मतलब ये वाला क्वांटिटी सही होगा, ये वाला क्वांटिटी सही है, क्योंकि l के पावर 1 है और t के पावर -2 है। चूंकि b के जगह पर कितना है? 1। b के जगह पर यहां पर कितना है? 1। c के जगह पर यहां कितना है? -2। यहां क्या हाथ कितना दिया है? -2। तो ये दोनों सही है, मतलब a के पावर 1 नहीं होगा। दिस थिंग विल नॉट हैपन, ये वाला गलत है, तो इसलिए ये पूरा वेग के लिए गलत हो गया। तो कहता है कि m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c ये भौतिक राशि बल होगा यदि a के पावर 0, b के पावर, बल की बीमा आप लोग सब जानते हैं, m l t -2 होता है। तो a के पावर 0, ये a है, a के पावर 0 रखा जाए, b के पावर -1 रखा जाए और c के पावर -2 रखा जाए, तब ये बल होगा? नहीं होगा। देखिए, बल की बीमा क्या होती है? m l t -2। a के पावर 0, b के पावर -1, t के पावर -2 रखने से ये बल की बीमा कतई नहीं हो सकती है, इसलिए सी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। इस तरह के सवाल रह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब जो है a के जगह पर आप
ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू लिख करके यहां जो दी गई है राशि उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये अगर मैच करेगा उचित राशि के साथ, उचित राशि की बीमा के साथ करना है। तो यहां पर बच्चों अब फोर्थ ऑप्शन है दाब। ये फोर्थ ऑप्शन दाब है, प्रेशर। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, बल, बल बटा क्षेत्रफल, ये होता है प्रेशर, क्षेत्रफल। तुलना करना है MALBTC से, जैसे इसी से सारा को तुलना करना है। देखिए ये क्वांटिटी आपका दिया गया है, क्वांटिटी जो दिया गया है, ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसके साथ तुलना करना है। देखिए अब दिया गया है क्या, MALB और T पर C। अब कह रहा है कि ये दाब होगा, ये भौतिक राशि क्या है, ये भौतिक राशि एक दाब है, ये भौतिक राशि एक दाब है। ये A है, ये B है और ये C है। ये भौतिक राशि दाब है कब, जब 1 पर 1 हो जाए, मतलब M के पावर A के जगह पर 1 रखना है, B के जगह पर क्या रखना है, -1, और T के जगह पर क्या रखना है, C के वैल्यू -2 रखिए। C का वैल्यू कह रहा है -2 रखिए। तो देखिए दाब बराबर बच्चों होता क्या है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल अपॉन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो बल की बीमा आप जानते हैं MLT-2 और क्षेत्रफल L इंटू L, L कैंसिल हो गया, एक पावर यहां पर है तो हो जाएगा M, L ऊपर जाएगा, यहां 1 है तो L-1 T-2। तो देखिए मैच कर रहा है, यहां पर 1 छुपा हुआ है, A के पावर 1 हो गया, ठीक, ओके, B के पावर -1 हो गया, ओके, ये, और C के पावर -2 हो गया। तो ये दाब का बीमा है और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है, ओके, इस तरह से। अब ये डी ऑप्शन जो है इसके लिए सही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रकाश वर्ष की बीमा होगी। तो बच्चों प्रकाश वर्ष क्या है, 1 सेकंड में तय किया गया, 1 सेकंड, प्रकाश वर्ष मतलब 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किया गया दूरी। निर्वात में 1 वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करता है 1 वर्ष में, उसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है, तो दूरी का बीमा यहां कौन सा होता है, L। तो प्रकाश वर्ष की बीमा होगी, T तो होगा नहीं बिकॉज समय हो गया, LT-1 वेग का बीमा हो गया, L दूरी का बीमा है, ये सही है, और T-1 आवृत्ति की बीमा है, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, C ऑप्शन आपके सही होंगे। अब देखिए अब ML-1 T-1, ML-1 T-1 किसको सूचित करता है, A बल को, तो बल का MLT-2 नहीं, संवेग को MLT-1, इसका बीमा होता है संवेग का MLT-1, इसको भी नहीं सूचित करेगा। दाब का तो हमने बताया कि ML-1 T-2 होता है, यहां पर T-1 है, तो ये दाब को भी नहीं सूचित करता है। बच गई विस्कासिता गुणांक, तो ये विस्कासिता गुणांक को सूचित करता है, ये सही हो। अब बच्चों 9वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में कौन समय का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक नहीं है। लूनर मंथ, महीना, वर्ष, दिन, ये सब समय होते हैं, तो लूनर मंथ भी समय का मात्रक है, लीप वर्ष भी आपका समय का मात्रक है, सौर दिवस भी समय का मात्रक है। पैरालिक्टिक सेकेंड मतलब इसको पारसेक बोलते हैं। पारसेक क्या होता है, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड किसका मात्रक हो गया, दूरी का। तो ये जो है कौन सा समय, ये समय का मात्रक ना होकर के ये दूरी का मात्रक है। अब अगला प्रश्न 10वें प्रश्न की ओर हम, 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न है 1/μ0, 1/μ0 इंटू इप्सिलन नॉट की बीमा है। ए ऑप्शन है L-1T, बी है L2T2, सी है L2T-2, डी है LT-1। तो बच्चों 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट ये बराबर हो जाता है प्रकाश का वेग, मतलब प्रकाश की चाल। 1/μ0 इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी के बराबर होता है, और सी का मात्रक प्रकाश का वेग है, तो मीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड।
1/μ0 का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, तथा इसका वीमा क्या हो जाएगा, तथा वीमा क्या होगा, वीमा होगा L_t-1। चूंकि ये वेग है और वेग की कोई भी वेग है उसका वीमा क्या हो जाएगा, L_t-1। तो इसका कौन सा सही होगा, सही होगा डी ऑप्शन L_t-1। ये 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट ये प्रकाश का वेग को निरूपित करता है और प्रकाश का वेग का वीमा होता है L_t-1 और CmL इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। मतलब इसका अगर पूछ दिया मात्रक होगा तो मीटर प्रति सेकेंड, वीमा होगा तो L_t-1। अब 11वां प्रश्न है बच्चों, उष्मीय प्रतिरोध का SI मात्रक है, उष्मीय प्रतिरोध का SI मात्रक। तो उष्मीय प्रतिरोध बच्चों होता है किलोवाट प्रति, ये हो गया केल्विन वाट प्रति, नॉट किलो, केल्विन वाट प्रति। तो केल्विन वाट प्रति ये जो हो गया ये इसका सही जवाब हो गया, क्योंकि SI मात्रक उष्मीय प्रतिरोध का केल्विन वाट प्रति होता है। अब इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं केल्विन, और 1/वाट, वाट को क्या लिखते हैं, जूल प्रति सेकेंड। तो जूल इनवर्स सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका और मात्रा, ये S ऊपर चला जाएगा, केल्विन J ऊपर जाएगा तो जूल इनवर्स और सेकेंड, ये भी इसका मात्रक हो जाएगा जूल इनवर्स केल्विन सेकेंड। और आप क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं जूल इनवर्स केल्विन सेकेंड। इससे ये भी बीमा हो जाए, मात्रक हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मात्रक। उष्मीय प्रतिरोध का SI मात्रक है केल्विन वाट प्रति या जूल प्रति केल्विन सेकेंड, ये भी इसका मात्रक हो जाएगा। अब 12वां प्रश्न है बच्चों, उष्मा चालकता गुणांक का SI मात्रक एवं विमीय सूत्र होगा। तो उष्मा चालकता गुणांक, इसके लिए देखिए वाट मीटर प्रति केल्विन प्रति, तथा इसका उष्मा चालकता गुणांक का ये SI मात्रक है, और इसका वीमा हो जाएगा mL_t-3 थीटा, टेम्परेचर है ये थीटा इनवर्स। तो ए ऑप्शन जो होगा ये सही हो जाएगा इसका। अब अगले प्रश्न 13वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, हमारा आज का 13 मात्रक और वीमा से। यहाँ 13वां प्रश्न है, गुरुत्वीय द्रव्यमान mg एवं जड़त्वीय द्रव्यमान mi में अंतर ज्ञात किया था। मतलब गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान में अंतर किसने ज्ञात किया। ए ऑप्शन है इटवोस डीके ने, बी ऑप्शन गैलीलियो, सी न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो होगा इटवोस और डीके, उन्होंने ही गुरुत्वीय और जड़त्वीय द्रव्यमान में अंतर ज्ञात किया था, और इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, ए सही है। 14वां प्रश्न है बच्चों, गुरुत्वीय एवं जड़त्वीय द्रव्यमान में, गुरुत्वीय एवं जड़त्वीय द्रव्यमान के अंतर से पाया गया कि यह ए 10 के पावर 13 भाग में 1 भाग की शुद्धता तक ये दोनों द्रव्यमान बराबर हैं। दूसरा है ऑप्शन 10 के पावर 10 भाग में 1 भाग की शुद्धता तक ये दोनों द्रव्यमान बराबर हैं। सी है 10 के पावर 12 भाग में 1 भाग की शुद्धता तक ये दोनों द्रव्यमान बराबर हैं। डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी ऑप्शन जो होगा ये इसका सही होगा, सी 10 के पावर 12 भाग में 1 भाग की शुद्धता तक ये दोनों द्रव्यमान बराबर है। अब 15वां प्रश्न है बच्चों, एल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत के आधार पर यह साबित हो सका कि गुरुत्वीय एवं जड़त्वीय द्रव्यमान, आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत के आधार पर यह साबित हो सका कि गुरुत्वीय एवं जड़त्वीय द्रव्यमान ए असामान्य होते हैं, बी सामान्य होते हैं, सी विपरीत होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15th का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, समान होते हैं। आधार पर गुरुत्वीय एवं जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होते हैं, आइंस्टीन के है बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, देखिए 16वां प्रश्न है, किसी पिंड का गुरुत्वीय द्रव्यमान उसके जड़त्वीय द्रव्यमान का समानुपातिक होता है, लेकिन उसका
समानुपातिक नियतांक, ए ऑप्शन है 1 होता है, बी ऑप्शन है 2 होता है, सी ऑप्शन 3, डी 0। तो इसका समानुपातिक नियतांक बच्चों होता है 1। मतलब गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान का समानुपातिक नियतांक 1 होता है। 17वां प्रश्न है, गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान ए ऑप्शन है परिवर्तनशील राशि है, बी ऑप्शन है अचर राशि है, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, डी ऑप्शन उपरोक्त कोई नहीं। तो गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान का अनुपात एक अचर राशि होता है, नहीं परिवर्तन होने वाला राशि होता है। अब 18वां प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर है ए 1/10 मिलीमीटर, बी 1/100 मिलीलीटर, सी 1/1000 मिलीलीटर, डी 1/5। तो बी ऑप्शन आपका सही है। इसको देखिएगा, इतना मिलीलीटर बराबर 1 माइक्रोन मिलीमीटर। तो अब जो है अगला प्रश्न है, 1 मीटर होता है 10 के पावर 6 माइक्रोन, 10 के पावर 5 माइक्रोन, 10 के पावर 4 माइक्रोन और 10 के पावर -6 माइक्रोन। तो बच्चों यहां पर देखेंगे कि 1 मीटर होता है 10 के पावर 6 माइक्रोन। चूंकि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर, और चूंकि यहां पर 10 के पावर 6 माइक्रोन है, तो 10 के पावर 6 गुना 1 माइक्रोन में 10 के पावर -6, तो 10 के पावर 6 और -6 कट के हो जाएगा 10 के पावर 0 बराबर 1, तब हो जाएगा 1 मीटर। तो 1 मीटर होता है कितना, 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न में है, ये मात्रक और बीमा से है। 20वां प्रश्न, चुंबकन क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है, चुंबकन क्षेत्र का। तो बच्चों चुंबकन क्षेत्र का जो सीजीएस मात्रक होता है उसको ऑर्स्टेड बोलते हैं। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये ऑर्स्टेड, ये इसका मात्रक है ए। 1 ऑर्स्टेड बराबर होता है, 21वां प्रश्न है, 1 ऑर्स्टेड बराबर होता है, कितना के बराबर होता है 1 ऑर्स्टेड? ए ऑप्शन में दिया है 60 एम्पियर प्रति मीटर, बी ऑप्शन है 80 एम्पियर प्रति मीटर, और सी ऑप्शन है 40 एम्पियर प्रति मीटर, डी ऑप्शन है 100 एम्पियर प्रति मीटर। 1 ऑर्स्टेड बराबर होता है 80 एम्पियर प्रति मीटर। 22 है, विषम की पहचान करें। इसमें कौन अलग है? डाइन सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर। इसको कहने का अर्थ क्या हुआ? डाइन किसका मात्रक होता है? बल का। और सेंटीमीटर किसका प्रतीक होता है? स्क्वायर एरिया का। तो सेंटीमीटर के पावर -2 है, तो सेंटीमीटर नीचे चलाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया बच्चों। तो बल बटा क्षेत्रफल, ये क्या हो गया? 9 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बल बटा क्षेत्रफल, मतलब बल बटा क्षेत्रफल को दाब कहते हैं, दाब। ये दाब हो गया टोटल। अब पास्कल, पास्कल किसका होता है यूनिट? ये भी दाब हो गया आपका। न्यूटन, न्यूटन क्या है? बल, और मीटर स्क्वायर है यहाँ पर। तो बल मतलब फोर्स बटा मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो ये भी किसका हो गया? दाब का यूनिट हो गया, ये भी दाब हो गए आपके। और न्यूटन केवल बल है। तो इन सभी में ए बी सी तीनों जो हैं वो दाब हो गए, और दाब हो गए, लेकिन डी ऑप्शन न्यूटन है। तो विषम कौन हो गया? ये हो गया विषम। ये सब एक ही क्वांटिटी हो गए, ये एक जैसे क्वांटिटी हो गए। तो विषम कौन हुआ? डी, न्यूटन। चूंकि न्यूटन बल है, ये तीनों दाब के लिए अप्लाई होते हैं। 23 है, घन कोण का एसआई मात्रक है। रेडियन नहीं, रेडियन किसका होता है? रेडियन जैसे कि कोण का जो होता है वो मापन होता है रेडियन, समतल कोण के लिए होता है रेडियन। एसटी रेडियन होता है घन कोण के लिए, मेरिडियन अलग है, इनमें से कोई नहीं। तो एसटी रेडियन जो होता है वो आपके घन के लिए लागू होता है। अब हमारा 24वां प्रश्न है, एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया? 1960 में। इसको याद रखेंगे बच्चों, 1960 में एसआई पद्धति को स्वीकारा गया।
तो अब बच्चों ये जो लेक्चर है, लेक्चर 22 मात्रक एवं बीमा से, ये लेक्चर यहीं समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक आप सबको धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप सबको धन्यवाद।